चलो विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 विषय हिंदी लेखन विभाग कहानी लेखन। हम हिंदी में लेखन विभाग में આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે ધોરણ 11 થી શરૂઆત કરીએ જેમાં કહાની પૂછાય છે। તો એ કહાની કઈ રીતે લખવી અને એ કહાની ને ધોરણ 12 માં પણ કહાની પૂછાય છે તો એ કહાની કઈ રીતે આપણે લખી અને એમાં કેવી રીતે સારા સારા માર્ક મેળવી શકાય એની વાત આપણે કરવી છે। તો જોઈએ કહાની લેખન। लेखन विभाग में मोटे भागे 12 આપણે समझी गया छे गुजराती अंदर के 12 टॉपिक पेपर में पूछाता होय छे। 12 એટલે કે આપણે કોઈ જે અભ્યાસમાં ન આવ્યા હોય એવા અપદ્ય ગદ્ય જેને કહેવાય અને એવા ટોપિક આધારિત જે કંઈ લેખન વિભાગના મુદ્દાઓ છે પૂછાતા હોય છે તો કહાની છે તો કહાનીમાં પણ આ રીતે મુદ્દાઓ આપેલા હોય અને મુદ્દાઓ પરથી આપણે કહાનીનું શીર્ષક અને કહાનીની શીખ આ લખવાની હોય છે। તો જોઈએ કઈ રીતે લખવાની कहानी लेखन। हिंदी के प्रश्न पत्र में कहानी लेखन के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पत्र के प्रारूप के अनुसार 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखने के लिए कहा जाता है। जैसे 10वीं कक्षा वैसे 11वीं और 12वीं कक्षा में भी प्रश्न पत्र के प्रारूप के अनुसार 12वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक देने के लिए कहा जाता है। कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बाबतें। कहानी लिखने समय ध्यान में कैसी कैसी बातें रखनी है इसका वर्णन किया गया है कि रूपरेखा। सबसे पहले तो रूपरेखा जो कहानी के लिए दी हुई रूपरेखा को पढ़िए। शांत चित्त से उस रूपरेखा को पढ़ना है। कहानी लिखने के पहले प्रश्न पत्र में दी हुई पूरी रूपरेखा 2-3 बार सावधानी से पढ़नी चाहिए। जो रूपरेखा है उसको 2-3 बार पूरी सावधानी से पढ़नी चाहिए, क्योंकि रूपरेखा के आधार पर ही कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। रूपरेखा को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पूरी कहानी भली भांति समझ में आ जाएगी और रूपरेखा ध्यानपूर्वक पढ़ने से पूरी कहानी भली भांति समझ में आ जाती है। विद्यार्थी को तय कर लेना चाहिए कि वह अपनी ओर से कहाँ कितना रंग भर सकता है और स्टूडेंट विद्यार्थी छात्रगण है उसे तय कर लेना चाहिए कि हम ये कहानी लिखेंगे तो इसमें कितना रंग भर सकेंगे, अपनी कल्पना का कितना उपयोग कर सकता है, उसे किस संकेत का कितना विस्तार करना है और अपनी कल्पना का और संकेत का कितना विस्तार करना है उसे निश्चित कर लेना चाहिए। कहानी के प्रत्येक संकेत पर केवल एक वाक्य लिख देने से ही कहानी नहीं बनती। कहानी में जो रूपरेखा दी गई है उस रूपरेखा को एक वाक्य में लिखने से कहानी नहीं बनती। वर्णन विस्तार और वार्तालाप की त्रिवेणी कहानी में नया रंग भर देती है और इसमें वर्णन विस्तार और वार्तालाप ये तीनों त्रिवेणी के अंग है और ये नया रंग भर देती है। तो सबसे पहले आता है वर्णन। कहानी में स्थान, घटना, पात्र या दृश्य का वर्णन करना चाहिए। कहानी में स्थान का वर्णन भी होना चाहिए, घटना जो घटित हुई है या पात्र है, दृश्य है उसका भी वर्णन करना चाहिए। स्थान, पात्र आदि के नाम भी देने चाहिए। इसके बाद आता है विस्तार। तो विस्तार में क्या है कि विद्यार्थियों से लगभग 20 पंक्तियों की कहानी की अपेक्षा की जाती है। 20 पंक्तियों में यानी 1.5 पेज में आप अपनी कहानी लिख सकते हैं। वार्तालाप, कहानी में पात्रों के बीच वार्तालाप या संवाद होने चाहिए। संवाद बड़े स्वाभाविक, छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। पात्रों के संवाद वर्तमान तथा भविष्यकाल में भी हो सकते हैं और कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए लेकिन पात्रों के संवाद वर्तमान तथा भविष्यकाल में भी हो सकते हैं। रूपरेखा में दिए गए किसी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। जो रूपरेखा में दिए गए संकेत हैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, सबको सम्मिलित करना चाहिए। रूपरेखा के संकेतों को क्रमशः लेना चाहिए और रूपरेखा के संकेतों को क्रमशः लेना चाहिए, अर्थात उन्हें उलट पुलट न करना चाहिए।
न किया जाए। जो उसको जो क्रम में है वही क्रम में उसको लगाना है। परिच्छेदों में विभाजन, पूरी कहानी को एक ही परिच्छेद में लिखना ठीक नहीं। पूरी कहानी है उसको एक ही परिच्छेद, हम जहाँ से शुरू करें वहाँ से ये कहानी खत्म हो कहाँ तक का एक पैराग्राफ नहीं, एक परिच्छेद नहीं। तो कहानी को एक ही परिच्छेद में लिखना ठीक नहीं है। कहानी में कम से कम 3 परिच्छेद होने चाहिए। कहानी में कम से कम 3 परिच्छेद, संकेत के महत्व के अनुसार परिच्छेद का विस्तार होना चाहिए। संकेत जो दिया हो उसके महत्व के अनुसार उसका परिच्छेद बनाना चाहिए। भाषा से, कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रवाही होनी चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से भाषा शुद्ध होनी चाहिए। वर्तनी और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए, और वर्तनी है और विराम चिन्हों का उचित उपयोग करना है। मुहावरों और कहावतों का उचित प्रयोग कहानी में ध्यान डाल देता है, और इसमें मुहावरों और कहावतों का जो उचित प्रयोग है, बहुत ज़्यादा पर नहीं, बहुत कम पर नहीं, इस तरह से मुहावरों और कहावतों का प्रारंभ और अंत दोनों संक्षिप्त, दोनों का उचित प्रयोग कहानी में डाल देना चाहिए। तो प्रारंभ और अंत, कहानी का प्रारंभ और अंत कैसा होना चाहिए? कहानी का प्रारंभ और अंत दोनों संक्षिप्त, रोचक और भावपूर्ण होना चाहिए। कहानी का जो प्रारंभ है और अंत है दोनों संक्षिप्त होना चाहिए, रोचक और भावपूर्ण होना चाहिए। शीर्षक, शीर्षक के लिए क्या करें? तो कहानी का शीर्षक कथा वस्तु के संबंधित छोटा सा आकर्षक और सूचक होना चाहिए। तो कहानी का शीर्षक है, जो कथा वस्तु दी गई है, जो कहानी है, उसकी कथा वस्तु से संबंधित छोटा सा और आकर्षक और सूचक होना चाहिए। शीर्षक देते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखिए। अब शीर्षक जो दे रहे हैं तब इस किन किन बातों को ध्यान में रखना वो देख लीजिए। कहानी का मुख्य संदेश, जैसे फुफकारो लेकिन काटो मत। कहानी का मुख्य संदेश क्या है, मैसेज क्या है, इसके आधार पर इसका शीर्षक देना चाहिए, जैसे फुफकारो लेकिन काटो मत। कहानी का मुख्य प्रसंग या पात्र, जैसे लालच का फल, सच्ची माँ आदि। कहानी के मुख्य प्रसंग या पात्र के आधार पर भी आप शीर्षक दे सकते हो, लालच का फल, सच्ची माँ आदि। कहानी की रूपरेखा के किसी सूचक संकेत को भी शीर्षक के रूप में रखा जा सकता है। कहानी की रूपरेखा के किसी सूचक संकेत है जो इशारा कर रहा है और तो इस शीर्षक के रूप में रखा जा सकता है, जैसे महात्मा का न्याय, बोध, सीख। और कहानी के अंत में आपको सीख भी लिखनी है, बोध भी लिखना है कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है। कहानी पूरी होने के बाद अलग परिच्छेद में कहानी से मिलने वाला बोध, कहानी से मिलने वाली सीख लिखनी चाहिए, बोध लिखना चाहिए। तो एक कहानी इस तरह से लिखी जाए। 12वीं कक्षा में जब भी पूछा जाए कि निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक देकर बोध भी लिखिए, ऐसी सूचना आपके सामने जब पेपर में आए तब आप अच्छी तरह से जो भी सूचना दी गई, इस सूचना का अमल करते हुए अच्छे से अच्छी कहानी और सुवाच्य अक्षर में, सुंदर अक्षर में लिखे। इससे आपको आपका जो अंक है वो मिल जाए और आप अच्छे अंकों के साथ पास हो जाए। तो इस तरह से छात्र आप सब तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।